हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल से बहुत ही प्यारे से हमारे इंस्टीट्यूट के चैनल पे माहेश्वरी क्लासेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके यस सर आ गए हैं पार्ट 5 लेकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और होप 4 पार्ट आप लोग देख चुके होंगे, है ना। ओहो ओहो, इतना बड़ा गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर है। बच्चे ट्रॉल करते हुए टाइम थोड़ी लगाते हैं भैया। चलिए देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस क्या पढ़ना है, और कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग 10th क्लास में कुछ टर्म्स पढ़ चुके हो। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, इनसे रिलेटेड, है ना। और भी चीजें हैं नहीं। चलिए, फर्स्ट थिंग, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें दो लॉ होते हैं, दो लॉ होते हैं। एक होता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एक होता है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। समझिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा। जैसे सपोज ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। तो एनोड पे एनायन जाते हैं, कैथोड पे कैटायन जाते हैं। ये बात पहले पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। तो कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, कितना मास सब्सटेंस का डिपॉजिट हो रहा है, या कितनी गैस यहां से निकल रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इसके ऊपर चार्ज कितना डाला गया है ना। सॉल्यूशन में कितना मास कैथोड या एनोड पे डिपॉजिट हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, उसके चार्ज कितना डाला गया। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो z आता है। z जो होता है कांस्टेंट होता है, या फिर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। कैसे निकालते हैं z को, तो z इज इक्वल्स टू E अपॉन f। E अपॉन f, E स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। f स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 96500 कूलम, ठीक है। तो ये हमारा जेड निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, Q अपॉन टी। तो अगर मुझे यहाँ पे Q निकालना है तो Q इज इक्वल्स टू आई टी लिख सकता हूँ क्या, तो जेड आई टी, ठीक है, डन। तो M इज इक्वल्स टू जेड आई टी, ये एक फॉर्मूला हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से निकला है। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन, ठीक है। कॉपर का डिपॉजिटेड अमाउंट निकालना है, मतलब मास निकालना है, M निकालना है, डन। व्हेन करंट अपने को दिया हुआ है, तो I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर दिया हुआ है, डन। इज यूज फॉर 1 आवर, मतलब टाइम इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स कर लूँ मैं इसको, ठीक है, फॉर सम रीजन कि भाई यूनिट्स जो होती है वो लोवेस्ट यूनिट में चलती है, डन। तो इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 सॉल्यूशन। अब CuSO4 दे रखा है, दैट मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 2 होंगे। क्यों, Cu प्लस 2 होता है, SO4 माइनस 2 होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 होंगे। मास निकालने का फॉर्मूला, तो M इज इक्वल्स टू ZIT, ठीक है। M इज इक्वल्स टू ZIT, ये होता है। Z निकालना है, I की वैल्यू 5, T की वैल्यू 60 इंटू 60 कर सकते हैं, ठीक है। Z निकाल के मास हम लोग निकाल देते हैं। तो Z इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो फॉर्मूला, Z का इक्विवेलेंट वेट अपॉन चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे भैया, तो CuSO4, ठीक है, सिंस Cu2 प्लस 63.5 दे रखा है, कितना कैटायन होता है वही इक्विवेलेंट वेट होएगा 63.5 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96500, ये आपके Z की वैल्यू बन गई। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, डन डन। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ठीक है। आपको 2 फैराडे दिया हुआ है, मतलब F गिवन है, मतलब चार्ज गिवन है, बेसिकली Q गिवन है ना। तो मास इज इक्वल्स टू Z इंटू Q। Q को ही हमने IT लिखा था ना, इस Q की वैल्यू आपको दे रखी है 2,
ठीक है। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, मास निकालना है तो यहाँ जेड निकाल लो बेटा। कॉपर का मास 63.5 अपॉन दैट इज इक्वल टू दिस अपॉन 2 अपॉन 965, ठीक है ठीक है। ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आप लोगों का, है ना। जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2.965 सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया जाए, देखो पिछले वाले में क्या था, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है उतना का उतना मास डिपॉजिट होगा। अब इस वाले में क्या है, अगर मैंने दो अलग अलग सॉल्यूशंस ले लिए और इनमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर दिया, ठीक है, ये सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर दिया, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके इक्विवेलेंट वेट के। मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Zn, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Zn, या फिर हम लोग लिख लेते हैं कि भाई मास ऑफ Zn जो होगा वो Z इंटू क्यू के इक्वल है, एंड मास ऑफ कॉपर जो है वो Z इंटू क्यू के इक्वल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब अगर मैं मास ऑफ Zn निकालूं बेटा, तो इज इक्वल टू Z क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Zn अपॉन F, यही होता है, ठीक है, इंटू क्यू एंड यहाँ से मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन F इंटू क्यू, ठीक है। अगली स्लाइड में देखिए, अगर मैं लिखता हूँ मास ऑफ Zn इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू एंड मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू, हम लोग मास ऑफ Zn को सॉल्व करें तो E ऑफ Zn इक्विवेलेंट मास ऑफ Zn अपॉन F इंटू क्यू एंड मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू E ऑफ कॉपर अपॉन F इंटू क्यू, ये होगा डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, डिवाइडिंग बोथ, ठीक है, mZn अपॉन mCu इज इक्वल्स टू EZn अपॉन ECu, ये मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। इसका और मतलब क्या है कि भाई M जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, E के। यही तो है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, यही तो है। डन। चलिए गुड। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर डिफरेंस क्या होता है? मेटेलिक कंडक्टर जो होता है इसमें करंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, ठीक है। चलिए इसमें करंट जो होता है वो आयंस के फ्लो की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट से, आयन से, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। चलिए कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है इसके अंदर, इसमें केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है। और NaCl का हमने देखा था, NaCl Na+ और Cl- में टूट गया था। इसमें जो होते हैं कर्नल्स की वजह से, देखो पॉजिटिव आयंस जब घेर लेते हैं, पॉजिटिव आयंस जब घेर लेते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है कर्नल्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इनकी वजह से आता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस इंट्रैक्शंस की वजह से आता है, या तो सॉल्यूट सॉल्वेंट या सॉल्वेंट, इनमें से कोई भी इंट्रैक्शन होगा तो उनकी वजह से रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। ये आपका डिफरेंस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जनरल टर्म्स के बारे में, जनरल टर्म्स के बारे में बात करनी है। तो जनरल टर्म्स क्या होती है? रेजिस्टेंस R से डिनोट करते हैं, यूनिट ओम होती है। कंडक्टेंस, दिस इज इनवर्स ऑफ R, इनवर्स ऑफ R, तो यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को उल्टा लिखो तो मोह, ठीक है। और एक और यूनिट होती है इसकी सीमेंस, कैपिटल S से डिनोट करते हैं, कैपिटल S, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L, आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे A उल्टा पुल्टा लग गया, ओके वेट, A जो है वो क्या है बेटा? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और L जो है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। इसको याद रखिए, ठीक है, काम की चीज है।
यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, बट हम ओम सेंटीमीटर यूज लेंगे। क्यों यूज लेंगे उसका समझिए। जैसे ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एल क्या है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। हम रो निकाल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी ना, वो बहुत छोटी डिस्टेंस होगी, छोटी सी डिस्टेंस। तो मीटर्स में लेने की नीड नहीं है हमको, सेंटीमीटर्स में काम हो जाता है हमारा, है ना। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे अभी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया मान लिया, तो ये जो एरिया की बात करी है वो एरिया किसका है? इलेक्ट्रोड का। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? एल कहते हैं, ठीक है। तो गिवन सेल में ए और एल जो होता है इनको बोला जाता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय एल अपॉन ए। इनका रिलेशन होता है एल अपॉन ए, सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट होती है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी आर ए अपॉन एल होती है। अगर मैं ए को 1 सेंटीमीटर और एल 1 सेंटीमीटर रख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 1, ये भी 1, तो रो किसके इक्वल हो जाएगा? आर के। तो रो आर के इक्वल हो जाएगा। मतलब कब होएगा? जब 1 ml सॉल्यूशन इसके अंदर हो। मतलब अब देखो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, एरिया इंटू लेंथ। अगर ये 1 सेंटीमीटर रख दिया तो ये 1 ml आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर 1 ml सॉल्यूशन ले लिया जाएगा तो उस केस के अंदर रो और आर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, कप्पा से डिनोट करते हैं। कप्पा, दिस इज नॉट कडप्पा, कप्पा, ठीक है। कप्पा, कप्पा क्या होता है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे 1 अपॉन आर ए अपॉन एल, तो अब ये देखो आर तो यहीं रह जाएगा, ये एल ऊपर चला जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन आर एल अपॉन ए, ठीक है। 1 अपॉन आर क्या होता है? कंडक्टेंस। एल अपॉन ए क्या होता है? सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कप्पा के इक्वल हो गया। तो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये क्या हो गया? आपकी डेफिनेशन हो गई, ओके। तो कप्पा का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, कंडक्टेंस अपॉन वॉल्यूम। तो कंडक्टेंस निकालने के लिए आप लोग कप्पा इनटू वॉल्यूम भी कर सकते हो, ठीक है। यूनिट जो होती है कैसे निकालोगे? कंडक्टेंस की मो सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है। सेल कांस्टेंट की सीमन सेंटीमीटर, मतलब मो कंडक्टेंस की और सेंटीमीटर इनवर्स इसकी, ठीक है। इसको सीमेन भी लिखते हैं हम लोग, ओके। नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन कितनी है उस पर फर्क पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन में आयंस निकल पाते हैं, है ना। कप्पा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको जरा ध्यान से पढ़िए। मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम से डिनोट करते हैं। देखिए जनरली लैम्बडा ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, ठीक है। जितने भी आयंस हैं जहां वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहा है, ठीक है। समझिए जितने भी आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, उस वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी, तभी तो 1 मोल है, तभी तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होएगा वहां। चदरिया चीनी रे चीनी, आंख है बन के जैसे। यहाँ बेटा इलेक्ट्रोलाइट करिएगा, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके गुड। चलिए तो लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वॉल्यूम होता है, कप्पा इंटू वॉल्यूम होता है, ध्यान से समझिएगा। लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वॉल्यूम लिखा। अब मैंने इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया 1000 अपॉन एम में। कैसे किया इसको देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास में स्लाइड नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ ऐड करके समझते हैं। हम लोग समझते हैं मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है। अगर मैं मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml कर दूं तो कोई दिक्कत। एंड इफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1 देन मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 या 1000 अपॉन v इन ml। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू v इन ml इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन m होगा या नहीं होगा? होगा। देखिए इधर
तो कप्पा इंटू वॉल्यूम, इस V को हमने 1000/m लिख दिया है यहाँ पे। गॉट इट, गॉट इट। कप्पा की यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो फाइनली हमारे पास में यूनिट आ जाती है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, तो यहाँ भी सेम है, कप्पा इंटू वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम नंबर, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। इफ n इज इक्वल्स टू 1 तो n इज इक्वल्स टू 1/v इन ml एंड ऊपर 1000, तो v इन ml इज इक्वल्स टू बोला 1000/n, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ठीक है, डन डन। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास में कि फॉर 0.01 एंड NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे को नॉर्मलिटी दे रखी है, खत्म। R दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम, ठीक है, हमको सेल कांस्टेंट यूनिटी दे रखी है, मतलब 1 दे रखा है। कैलकुलेट लैम्बडा ई, सबसे पहले फॉर्मूला छाप दो। लैम्बडा ई इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/n, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सर कप्पा तो दिया हुआ ही नहीं है इसके अंदर, सर कप्पा कैसे निकालेंगे? तो भैया कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं? 1/r करके, तो कंडक्टेंस निकल गया 1/200 हमारे पास में। एंड कप्पा कैसे निकालते हैं? अरे बोलो, कप्पा कैसे निकालेंगे? तो 1/200 इंटू 1, दैट इज 1/200। ठीक है, ये आपका कप्पा। अरे भाई अभी बढ़ा था आपने, कप्पा कंडक्टेंस अपॉन वॉल्यूम होता है, ये रहा। कप्पा कैसे निकालोगे? कंडक्टेंस अपॉन वॉल्यूम करके, तो वॉल्यूम जो है वो कितना है बेटा? 1 है ना। चलो यार, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट करके, हाँ गया, ये रहा। कहाँ चल दिए? ये क्या है बेटा? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। आपको सेल कांस्टेंट दे रखा है ना, यूनिटी 1, और कंडक्टेंस है 1/200, ये 1/200 आ जाएगा। तो कप्पा की वैल्यू 1/200 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी आपको दे रखी है 0.01। सॉलिड, फाइंड द आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है, मतलब n/10 सॉल्यूशन है। रेजिस्टेंस आपको गिवन है इतनी, मतलब R दे रखा है भैया 3.2 ओम, ठीक है, नॉर्मलिटी दे रखी है n/10। उसके बाद में इफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज L, एरिया इज 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए सबसे पहले सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। सेल कांस्टेंट, सर फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पढ़ा था, ये रहा। ठीक है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू L/A, L/A। तो सेल कांस्टेंट निकालो फटाफट से, जल्दी से सेल कांस्टेंट निकालो। L/A, L कितना है? 1.8 अपॉन A कितना है? 5.4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा क्या? 1/3 आ जाएगा। बोलो बोलो 1/3। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा निकालना है, तो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस दे रखा है 1/3.2। ठीक है, तो ये निकलेगा 1/3.2 इनटू सेल कांस्टेंट 1/3, ये निकल जाएगा आपका। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप लोग सेल्फ निकालेंगे। लैम्बडा m इज इक्वल्स टू कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप लोग सेल्फ निकालेंगे बेटा। लैम्बडा ई इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/n। कप्पा की वैल्यू ये पुट करेंगे, नॉर्मलिटी आपको गिवन है 1/10। ठीक है, आंसर निकल सकता है। ओके, चलिए गुड। अब रिलेशन बिटवीन लैम्बडा m एंड लैम्बडा ई, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। ठीक है, तो लैम्बडा m एंड लैम्बडा ई हम लोगों को निकालना है। ठीक है,
जल्दी जल्दी आ जाइए। लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा ई के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो लैम्बडा एम का फॉर्मूला क्या था बेटा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम अपॉन कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ये कप्पा इंटू 1000 से 1000 कटा, यहाँ आएगा एन अपॉन एम। एन अपॉन एम, एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर से वॉल्यूम इन लीटर बचा, तो यहाँ पे बचा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। डन डन। किसके इक्वल चल रहे हैं, लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा ई के। अगले पेज पे आइए। ठीक है, लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास एंड नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास से गिवन मास कैंसल, क्या लिखेंगे, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, कटेगा कटेगा ये 1 अपॉन, ठीक है, कटेगा तो क्या आएगा, लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा ई इज इक्वल्स टू एन फैक्टर। एन फैक्टर के इक्वल होता है, व्हाट इज एन फैक्टर, एसिडिटी, बेसिसिटी, नंबर ऑफ कैटायंस, इनके इक्वल होता है बेटा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त। हार मत मानो, बड़ी जीत थोड़ा धैर्य मांगती है, भैया पेशेंस रखिए। ठीक है, नहीं तो भैया बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। ठीक है, पेशेंस रखिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम लोगों को क्रैम्प करने पड़ेंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हमको समझने पड़ेंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको आपका मन नहीं करेगा फिर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। राइट, ठीक है, पढ़ाई करिए आप लोग अच्छे से, है ना। कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।